नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं खान सर स्टडी विद एम के चैनल के ऑनलाइन दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, आप बने रहे अपने स्टडी विद एम के चैनल के साथ। मैं आपका खान सर आपके बीच लेकर आया हूं। आज एक हम नए राजवंश की शुरुआत करेंगे और वो राजवंश है दोस्तों कछवाहा वंश। कछवाहा राजवंश जो कहाँ शासन करता था? आमेर में। तो देखिए दोस्तों, हम आमेर के शासन की बात करेंगे कि आमेर के अंदर यानी एक राजवंश आता है और वो राजवंश आता है कछवाहा वंश, जिसको हम कछवाहा वंश के नाम से जानते हैं। बाकी इसका सही नाम तो कुशवाहा है, मगर हम राजस्थानी है, नाम का यानी कुछ वर्ड होते हैं जो हमें बोले नहीं जाते। जैसे अब देखिए, क्योंकि हम से को है बोलते हैं, जैसे सब्जी, हब्जी, सड़क, हड़क, साबुन, हाबुन, ऐसे जो हम इस प्रकार बोलते हैं। तो यानी यहाँ धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया इसका कुशवाहा का कछवा। आप यूपी जाए, बिहार जाए, आपको वहां पर लोग अपने नाम क्या के कुशवाहा लगाते हैं, और यहाँ हमारे राजस्थान में कछवा या कछावा ऐसा लिखते हैं। तो आज हम एक नए राजवंश की शुरुआत करें दोस्तों, और वो नया राजवंश है आमेर का राजवंश। कौन सा दोस्तों? आमेर। आमेर राज्य की बात करेंगे, यानी एक नया राजवंश की शुरुआत करेंगे। आमेर, आमेर रियासत। आमेर रियासत में दोस्तों किस राजवंश का शासन था? कछवाहा। कछवाहा राजवंश। आमेर रियासत की बात करेंगे दोस्तों, कछवाहा राजवंश। कहते हैं कि आमेर में, आमेर से पहले ये क्या क्षेत्र था? ये दौसा का क्षेत्र आता था। तो कहते हैं यहां पर यानी चौहानों का शासन था, जिस समय चौहानों का काल था। तो कहते हैं कि यहाँ आमेर में यानी आमेर के ऊपर ये दौसा का एरिया आता है जयपुर के पास में, और इसी यहां पर कहते हैं कि चौहानों का एक जवाई था जिसका ससुराल था, जिसका नाम था तेजकरण। चेहरे पे तेज, जिसको कह सकते हैं हम नूर, तेजकरण। और तेजकरण को इतिहास में कहते हैं दूल्हे राय, यानी वो बन ठन के इस प्रकार रहता जैसे कोई दूल्हा है, दूल्हे राय। और आप जानते हैं इसको इतिहास में कहते हैं धोला राय। देख लो दोस्तों, आज भी अपने प्रचलन में चीजें हैं। अगर कोई आदमी ज्यादा गोरा चिट्टा है तो उसको धोड़ा धोड़ा कहते हैं कि धोड़े आ गया। तो ऐसे ही काला को काला, काला उसको काला। तो ऐसे ही यहाँ हुआ, यानी यहाँ पर क्या होगा? आमेर रियासत में यानी क्या होगा? आमेर का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और यानी कछवाहा वंश की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, हमें इस कछवाहा वंश की जो जानकारी मिलती है, सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है? आमेर के शिलालेख से। कछवाहा वंश की जानकारी दोस्तों में कहां से मिलती है? आमेर के शिलालेख से। यह आमेर का शिलालेख कब का है? 1612 ईस्वी का है। 1612 ईस्वी का इस आमेर के शिलालेख में पता चलता दोस्तों कि ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। यानी आमेर रियासत की बात करें, या इसको आमेर का इतिहास भी कह सकते हैं अपन। तो यहां बात करें आमेर रियासत या आमेर के इतिहास की, तो यहां पर आमेर पर शासन करने वाला वंश जो था दोस्तों, वो कौन सा था? कछवाहा राजवंश। और कहते हैं कि आमेर के में अंदर शिलालेख मिला 1612 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। कौन? ये आमेर के कछवाहा अपने आप को, और कहते हैं भगवान राम के वंशज मानते हैं। और इन भगवान राम के वंशज मानते हैं, इस कारण कुश के वंशज है, इसलिए इनको ये कहते हैं अपने आप को कुश के वंशज है। तो ये क्या कहलाए? कुशवाहा।
भगवान राम के पुत्र कुश के वंश थे, इसलिए क्या कहलाए? कुशवाहा। और देखिए भगवान राम खुद इक्ष्वाकु वंश के माने जाते हैं। इक्ष्वाकु नाम के कोई राजा थे जिनके गोत्र में, जिनके कुल में जन्म लिया था, अवतार लिया था भगवान राम ने, तो खुद इक्ष्वाकु वंश के माने जाते हैं। मगर कहते हैं इक्ष्वाकु के बाद राजा दिलीप ऐसे कुछ हुए, तो इससे कहते हैं कि एक राजा हुए जिनका नाम था रघु। एक राजा थे रघु। और कहते हैं कि इन्होंने जब भगवान राम से पहले जिनके पिता थे दशरथ रघु के पुत्र थे। और कहते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर एक कुल का नाम इक्ष्वाकु क्या पड़ गया? रघु। इक्ष्वाकु नाम आया नहीं, रघु इजी आने लग गया, तो रघुकुल तिलक। तो ये कहते हैं कि रघुवंश, कहते हैं कि रघुवंश रीत चला सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यानी वो तो कुशवाहा कहलाते हैं, और यही आगे जाकर क्या कहलाए? रघुकुल तिलक। रघु के वंशज हो गए धीरे आगे जाकर, और ये धीरे धीरे आगे क्या कहलाए? रघुकुल तिलक। कौन कहलाए? ये यहाँ के जो आने वाले राजा हैं। और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को यानी आमेर के और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आमेर क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश? कहने का कारण है यहाँ इसलिए कहते हैं दोस्तों इसको ढूंढाड़ प्रदेश, क्योंकि यहां पर क्या बहती थी? ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी बहती, तो ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्यों कहते हैं? ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश को कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप आमेर रियासत या आमेर का इतिहास जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर राजवंश जो आया, जिसने यहाँ पे शासन किया, वो था कछवाहा राजवंश। और इस राजवंश की जानकारी में कहां से मिलती है? आमेर के शिलालेख से मिलती है 1612 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं, और ये क्या कहलाए? कुशवाहा। और बाद में इस कुल में रघु नाम का राजा हुआ, और रघु ने यानी इस कुल के आगे बढ़ाया, इसलिए क्या कहलाए? रघुकुल तिलक आगे जाकर। और आमेर क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे देखिए एक व्यक्ति आएगा यहाँ पर, और जिसका नाम होगा दुल्हे राय तेजकरण। एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है दुल्हे राय। इसी को कहते हैं धोला राय। इसी को कहते हैं तेजकरण। एक व्यक्ति आएगा दूल्हे राय, धोला राय, और इसी को कहते हैं तेजकरण। तेजकरण दोस्तों इसका क्या है? वास्तविक नाम है। तेजकरण इसका वास्तविक नाम दूल्हे राय,
दूल्हे राय देखे दोस्तों, तेज करण, चेहरे पे नूर है, तेज है, जिसके इसको कहते हैं तेज करण। चॉकलेटी बॉय जिसको हम कह सकते हैं। धोला राय गोरा चिट्टा है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर गोरे आदमी को हम धोला कहते हैं, धोला, काले को काला, और हमेशा सच धज कर रेडी रहता था राजा भाई। तो हमेशा जो रेडी रहता था वो इसको दूल्हे राय कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि ये कहाँ का था, कहाँ से आया, एमपी के नरवर के जंगलों से आया था। मगर यहाँ राजस्थान में, यानी दौसा इसका क्या था, ससुराल था। ये चौहान यहाँ पर शासन करते थे राजस्थान में, और चौहानों का ये दामाद था। कौन? दूल्हे राय। कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने इससे सहायता मांगे, किससे? दूल्हे राय तेजकरण से, कि जवाई साहब आप आओ और हमारी थोड़ी मदद करो। तो कहते हैं कि यहाँ इधर आते हैं, और यहाँ आमेर पे शासन किसका है? बड़े गुजरों का। किसका दोस्तों? आमेर पे शासन किसका, सॉरी दौसा में किसका शासन है? बड़े गुजरों का। तो जब ये आया तो दौसा में शासन किसका दोस्तों? ये आया उस समय किसका शासन था दौसा में? दौसा में शासन देखिए दोस्तों किसका था? बड़े गुजरों का। दौसा में शासन दोस्तों किसका? बड़े गुजरों का। और कहते हैं कि ससुराल वाले खैर मदद ना करे सवाई, ये तो हो ही नहीं सकता। दामाद जी अंगना में पधारे, आपने गाना भी सुना होगा कि ससुराल वाले बोले, और ससुराल वाले बोले गेंदा फूल ना हो, ये भी नहीं हो सकता। और कहते साहब तेजकरण आ गया, वहां से कहां से आए थे ये तेजकरण? कहां से ये तेजकरण कहां पर था, कहां से है भाई? यानी दौसा में आया, दौसा में शासन बड़े गुजरों का था। और कहते हैं ये कहां से आया था? तेजकरण कहां से आया दोस्तों? नरवर के जंगलों से आया था ये। कौन? तेजकरण नरवर से आया था। और कहते हैं आया, और इसने नरवर से आया कहां? दौसा आ गया। और 1137 ईस्वी में, अलग अलग बुक्स अलग अलग बताती है, 1137 ईस्वी में दौसा के बड़े गुजरों को हराया। वह 1137 में दौसा के बड़े गुजरों को हराया। और उसके बाद इसने क्या किया? दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। ध्यान रखना दोस्तों, दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। किसने? दूल्हे राय, धोला राय तेजकरण, जिसका वास्तविक नाम तेजकरण था। दौसा में शासन किसका था दोस्तों? बड़े गुजरों का शासन था। और तेजकरण कहां से आया था? नरवर से। नरवर से आया था, नरवर के जंगल कह सकते हैं, नरवर से आया था। और तेजगढ़ कहां से? नरवर से। नरवर कहां दोस्तों?
एमपी। आया और 1137 में दोसा के बड़गुजरों को हराया और हराने के बाद कहते हैं ये चौहानों का दामाद था। ध्यान रखना, कौन तेजकर्ण किसका दामाद था? चौहानों का दामाद था। और कहते हैं दोसा को अपनी पहली राजधानी बनाया और यहीं पे साहब अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया क्योंकि उधर भी इसके समस्या चल रही थी। इसके पास साम्राज्य नहीं था, इनके भाइयों में इसके बीच में झगड़ा चल रहा था। तो उसने देखा ये ठीक है यार, इधर ससुराल भी इधर हो जाएगा, साम्राज्य भी इधर हो जाएगा। और उसने साहब यहाँ पर दोसा पर अधिकार कर लिया। जब दोसा पर अधिकार किया दोस्तों, दोसा के पास में एक क्षेत्र दोस्तों जिसका नाम है रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्र पर किसका अधिकार दोस्तों? रामगढ़ क्षेत्र पर है मीणाओं का। मीणाओं का शासन है साहब कहां? रामगढ़ क्षेत्र पे। अब इसने जब यहाँ पे रुकने का मन ही बना लिया कि यहीं रुक जाते हैं, इसने राजधानी बना ली, अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी 1137 में। और इसने क्या किया? अब साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया साहब। विस्तार करना शुरू किया तो इसने साहब रामगढ़ को अपने अंडर में लेने की कोशिश की। बड़गुजरों को इसने पहले हरा दिया। अब यहाँ रामगढ़ क्षेत्र पे किसका अधिकार है? मीणाओं का अधिकार है। मीणाओं का राज है भाई, मीणाओं का शासन है। और कह रहा है कि इसने मीणाओं को हराया, तेजकर्ण ने मीणाओं को हराया और दूसरी राजधानी किसको बनाया? रामगढ़ को। पहली राजधानी होगी दोस्तों कौन सी? पहली राजधानी होगी इसकी, यानी क्या हो गई पहली राजधानी? वो हो गई थी दोस्तों दोसा। और दूसरी राजधानी हो गई रामगढ़। मीणाओं को हराया, बड़गुजरों को हराकर दोसा पे अधिकार किया, मीणाओं को हराकर तेजकर्ण ने यानी रामगढ़ क्षेत्र पे अधिकार किया। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? रामगढ़ को वर्तमान में कहते हैं इसको जमुआ रामगढ़। बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा इसको, यानी दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया। और कहते हैं यहां पर अपनी कुलदेवी जिसका नाम है जमुआई माता। इसने दूसरी राजधानी किसको बनाया? रामगढ़ को। और कहते हैं यहीं पर ही, इसी रामगढ़ में ही अपनी जो कुलदेवी है जिसका नाम है जमुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया। और आगे जाकर ये क्या कहलाया? वर्तमान में इस रामगढ़ को क्या कहते हैं? वर्तमान इसको कहते हैं जमुआ रामगढ़। रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया तो जमुआ और रामगढ़, जमुआई माता का रामगढ़ कहा जाता है। और इसको कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर।
ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर पुष्कर की, ढूंढाड़ का पुष्कर इसलिए कहते हैं, यहाँ पर गुलाब की खेती है। राजस्थान में गुलाब, चेती गुलाब के लिए पुष्कर प्रसिद्ध 3 स्थान है, राजसमंद और अजमेर पुष्कर, और ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता जमुआ रामगढ़। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किस प्रकार इसने अपने कछुओं ने अपने शासन की शुरुआत की और कुलदेवी का मंदिर बनवाया। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो शासक आएगा वो है दोस्तों कोकिल देव। कौन सा शासक दोस्तों? वो है कोकिल देव या काकिल देव। कोकिल देव या काकिल देव, अगला जो शासक आएगा दोस्तों कोकिल देव भी कहते हैं, कई बुक्स में काकिल देव भी आता है। और इसने देखिए 1707 ईस्वी में, सॉरी 1207 ईस्वी में इसने क्या किया? आमेर में मीणाओं को हराकर 1207 ईस्वी में इसने आमेर के मीणाओं को हराया। इसने काकिल देव, कोकिल देव ने मीणाओं को हराया 1207 में, और कहते हैं आमेर को तीसरी बनाया। आमेर को तीसरी राजधानी बनाया किसने? काकिल देव ने। 2 राजधानी पहले होगी, दोनों किसने बनाई? यानी तेजकरण, या उसको हम कह सकते हैं किसने बनाई? तेजकरण, और जिसको धौला राय, दूल्हे राय कहते हैं, उसने बनाई। और देखिए दोस्तों 1207 ईस्वी आमेर के मीणाओं को हराया, आमेर को तीसरी राजधानी बनाया, और कहते हैं राजधानी कब से कब तक रही? 1207 से 1727। कितना हो गया दोस्तों? 520 वर्ष क्या रही है दोस्तों? बारह सौ सात से 1727। पांच सौ 20 वर्षों तक 12/7/1707 से 520 वर्षों तक आमेर राजधानी रही। अब देख लो दोस्तों आप, यानी कोकिल देव या काकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हराया और आमेर को क्या बनाया? तीसरी राजधानी बनाया। 1207 से 1227 ईस्वी में 520 वर्षों तक आमेर राजधानी रही। किसकी राजधानी रही दोस्तों? यानी आमेर राजधानी रही, यानी ढूंढाड़ क्षेत्र की। कितनी रही? 520 वर्षों तक। यहां पर इसने क्या किया? यहां पर इसने एक मंदिर बनवाया दोस्तों। आमेर का पुराना नाम
क्या मिलता है? अंबिकापुर। अंबिकापुर मिलता है। और इसी कारण यहां पर इसने आमेर का पूरा नाम और आमेर में क्या बनवाया? अंबिकेश्वर मंदिर। आमेर का पूरा नाम अंबिकापुर मिलता है और यहीं पर इसने कोकिल देव ने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए दोस्तों, कोकिल देव काकिल दाव ने 1207 ईस्वी में क्या किया? 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को हराया इसने और आमेर को तीसरी राजधानी बनाया। और कहते हैं 1207 से 1227 ईस्वी में 520 वर्षों तक आमेर राजधानी रही और आमेर का पूरा नाम अंबिकापुर मिलता है और यहीं पर ही इसने कोकिल देव ने अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप किस प्रकार कछुआओं ने अपने यहाँ पर कछुए चाल की तरह अपने शासन की शुरुआत की। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आगे यहाँ बात करेंगे हम किसकी? आगे इसमें हम बात करेंगे कि यहां पर इसने यादवों से बेराट और भेड़ को जीता। यहां पर इसने क्या किया? यादवों से काकिल देव ने यादवों से बेराट व भेड़ को जीता। सॉरी, काकिल देव ने यादवों से बेराट व भेड़ को जीता। और कहते हैं काकिल देव का एक पुत्र था, पुत्र का नाम है दोस्तों पंचम सिंह। पंचम सिंह जो पुत्र का नाम है, पंचम देव। पंचम देव देखिए दोस्तों, पंचम देव पृथ्वीराज, क्योंकि चौहानों के साथ उनके रिश्ते थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। और वीर गति को प्राप्त हो गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। क्यों लड़ा? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था?
सामंत। किसके अधीन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधीन थे, ये सामंत थे। तो इस प्रकार काकिल देव के बारे में बात कर सकते हैं कि काकिल देव क्या था। काकिल देव के बारे में देखिए दोस्तों कि काकिल देव या कोकिल देव 1207 ईस्वी में शासक बना। 1207 में आमेर के मीणाओं को हराया और आमेर को तीसरी राजधानी बनाया। 1207 से 1727 तक यानी 520 वर्षों तक आमेर राजधानी रही और आमेर का पूरा नाम मिलता है दोस्तों अंबिकापुर। क्या मिलता है? अंबिकापुर। और यही अंबिकापुर में दोस्तों इसने क्या बनवाया? यानी कि अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद इसने काकिल देव ने यादवों से विराटनगर, विराट सभ्यता पढ़ेंगे आगे, पढ़ी होगी आपने शुरुआत में। काकिल देव ने यादवों से बेराट और भेड़ को जीता। बेराट से किसको जीता? बेराट और भेड़ को जीता। और काकिल देव का पुत्र था दोस्तों जिसका नाम था पंचम देव। और पंचम देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ सावन था के साथ पलायन का दूसरा लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो यह है दोस्तों, हमने बात की किसकी? काकिल देव की। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो शासक आएगा, अगला जो शासक आएगा दोस्तों वो आएगा, यानी दो नाम मिलते हैं किताब में, रामदेव या राजदेव। रामदेव या राजदेव, दोनों नाम मिलते हैं इस राजा के बारे में। और कहते हैं इस राजा के बारे में दोनों नाम मिलते हैं। और राजदेव आमेर की गद्दी पर बैठा, और बैठते इसने क्या किया? आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। किसने? रामदेव या राजदेव ने। यानी गद्दी पर बैठते इसने आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। और कहते हैं कदमी महलों के अंदर ही क्या होता था? आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। तो देखिए इसी कदमी महलों में क्या होता था? आमेर के कदमी महलों में कदमी महलों में राज तिलक होता था। जो भी आमेर की गद्दी पर बैठेगा उसका राज तिलक कहाँ किया जाता था? आमेर के कदमी महलों में। तो यह है रामदेव और राजदेव जिसके बारे में इसको कह सकते हो आप। और देखिए कोकिल देव के बारे में अगर बात करूं मैं थोड़ा, अगला शासक आएगा जिसका नाम है पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा देखिए दोस्तों, इसने
17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा की तरफ से पाती परवन प्रताप खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा। Sorry. यानी 17 मार्च 1527 को क्या हुआ? 17 मार्च 1527 को यानी पाती परवन प्रथा के कारण खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा। कब लड़ा खानवा के युद्ध? कब हुआ दोस्तों? 17 मार्च 1527। किस प्रथा के अनुसार लड़ा गया? कैसे ये उसमें भाग लिया इसने? पाती परवन प्रथा के अनुसार। युद्ध कौन सा हुआ दोस्तों? वो हुआ खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में किसकी तरफ से भाग लिया? राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। और कहते हैं कि सांगा की वीरता से इतना प्रभावित हुआ राणा सांगा की वीरता से इतना प्रभावित हुआ अपने पुत्र का नाम सांगा रखा। और इसी सांगा ने क्या बसाया? सांगा, राणा सांगा की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि अपने पुत्र का नाम सांगा रखा। और इसी सांगा ने क्या बसाया? सांगानेर बसाया। सांगा ने सांगानेर बसाया। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम बात करें कि रामदेव या राजदेव आमेर की गद्दी पर बैठा। आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाने वाला कौन? रामदेव या राजदेव। और आमेर की कदमी महलों में क्या होता था? आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। पृथ्वीराज कछवा 17 मार्च 1927 को पाती परवन प्रथा के अनुसार कारण खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा। वह राणा सांगा की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि अपने पुत्र का नाम क्या रखा? सांगा रखा। और बाद में इसी सांगा ने सांगानेर को बसाया। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान। सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, और शिला देवी ने ले राजा मान। तो ये इसके बारे में कहा जाता है। आगे जब बात करेंगे आगे जो शासक आएगा दोस्तों, इससे पहले हम एक बात करेंगे कि इसी के समय क्या होगा। ये जो पृथ्वीराज कछवा था, पृथ्वीराज कछवा है, रामानंदी
पृथ्वीराज कछवार रामानुजी संप्रदाय के कृष्णदास पयहारी। पृथ्वीराज कछवार रामानुजी संप्रदाय के कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। पृथ्वीराज कछवार रामानुजी संप्रदाय के कृष्णदास पयहारी के अनुयायी थे। देखिए आप, पयहारी, कृष्णदास पयहारी क्यों कहा जाता है? पय कहते हैं दूध को पीने वाला। इन्होंने जिंदगी भर कभी खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, इन्होंने जिंदगी भर आजीवन दूध का ही सेवन किया, इसलिए इनके नाम के आगे लगता है कृष्णदास पयहारी। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, वो बात ऐसी करेंगे दोस्तों, कोकिल देव के समय क्या होगा, एक जो घटना होगी, कोकिल देव के समय यहां पर दो नई शाखाओं की स्थापना होगी, दो शाखाएं बनेगी यहां पर कोकिल देव के समय में। एक शाखा होगी नरुका शाखा, और दूसरी शाखा होगी दोस्तों सेका शाखा। दो शाखाएं होगी कोकिल देव के समय, नरुका शाखा और दूसरी है सेका शाखा। नरुका शाखा कहां दोस्तों, कहां? अलवर। अलवर का शासक है प्रताप सिंह 1775 ईस्वी में, यानी अलवर का शासक कौन होगा? प्रताप सिंह। कोकिल देव के दो बेटे थे, नरुका शाखा, सेका, राव सेका और नरुका शाखा की स्थापना हुई तो अलवर में कब? 1775 में। कौन था? प्रताप सिंह। और इधर सेका ने क्या बताया? शेखावाटी। शेखावाटी में देखना दोस्तों, 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। कोकिल देव के समय दो शाखाओं की स्थापना हुई राजस्थान में, यानी नरुका शाखा और सेका शाखा। देखिए दोस्तों, और सेका, जो राव सेका थे, सेका के छत्री, सेका की छत्री कहां दोस्तों? वो है परशुरामपुरा। कहां? नवलगढ़, झुंझुनू। तो देखिए दोस्तों, कोकिल देव के समय दो शाखाओं का जन्म होगा, एक नरुका शाखा अलवर 1775 में प्रताप सिंह, और दूसरी शाखा है सेका के द्वारा, राव सेका के द्वारा शेखावाटी बसाई गई है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। और इसकी छतरी, सेका की छतरी कहां? परशुरामपुरा, नवलगढ़, झुंझुनू के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी बात कर ली। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे हम बात करेंगे आज इसके समय में क्या थी। पृथ्वीराज कछवार के समय में एक सबसे प्रसिद्ध नोट डाल के लिखे आप,
पृथ्वीराज कछवाहा के समय देखिए पृथ्वीराज कछवाहा के समय क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, पृथ्वीराज कछवाहा का नाम आए तो इसका संबंध किससे होता दोस्तों, ध्यान रखना। इसके 12 पुत्र थे, 12 कोठड़ी। इसने अपने साम्राज्य को अपने 12 बेटों को अंदर बांट दिया था और इसे कहते हैं 12 कोठड़ी। नोट, पृथ्वीराज कछवाहा 12 कोठड़ी किससे संबंधित है, पृथ्वीराज कछवाहा से। 12 कोठड़ी का मतलब 12 पुत्रों में बांटा, यानी पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 कोठड़ी पर सिद्धांत दिया। कहते हैं कि 12 कोठड़ी का मतलब है 12 पुत्रों में अपने साम्राज्य को बांटा। इसके 12 पुत्र थे और ये पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांटा, वो था पृथ्वीराज कछवाहा। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाहा 17 मार्च 1927 में पाती परवन प्रथा के कारण रावण खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। इसके बाद देखिए राणा सांगा की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि अपने पुत्र का नाम इसने सांगा रखा। इसी सांगानेर ने सांगानेर को बसाया। इसके बाद देखिए दोस्तों कि पृथ्वीराज कछवाहा रामानंदी संप्रदाय के कृष्णदास पय्यारी का अनुयायी था। रामानंदी संप्रदाय को मानता था, कृष्णदास पय्यारी का शिष्य हो गया। और नोट, इसने पृथ्वीराज कछवाहा ने 12 कोठड़ी यानी 12 पुत्रों में अपने संप्रदाय को बांटा। कई बार पूछा जाता है कि 12 कोठड़ी का संबंध किससे है, तो 12 कोठड़ी का संबंध है पृथ्वीराज कछवाहा से। कोकिल देव के काल में 2 शाखाएं बनी राजस्थान में, नरुका शाखा और सेका शाखा। नरुका शाखा का शासन अलवर 1775 में प्रताप सिंह बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ नरुका शाखा का। और सेका ने सेकावट सिक्कर जोरू झुंझुनू में, और सेका के छत्री खान दोस्तों परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो आगे अपना पॉइंट आएगा वो है दोस्तों उस शासक की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं भारमल। इसी का दूसरा नाम है बिहारी मल। भारमल और बिहारी मल। भारमल और बिहारी मल के बारे में बात करेंगे। यानी आप देखिए दोस्तों 1547 से 1573 ईस्वी, 1547 से 1573 ईस्वी में कौन आया, भारमल और बिहारी मल। भारमल उर्फ बिहारी मल ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की। बड़ा होशियार, बड़ा चालाक आदमी था। इसने समझ लिया था कि यहाँ भारत में रहना है, अपने को शासन को अगर अपने आप को सेफ रखना है तो हमें यानी मुगलों से संबंध बनाकर चलने होंगे। और कहते हैं कि ये मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करेगा। उसके बाद मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी राजस्थान का पहला राजा होगा। और मुगलों के साथ मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भी आमेर और राजस्थान का पहला शासक होगा। बड़ा होशियार, बड़ा चालाक था ये। कहते हैं कि सबसे पहले ये मुगलों से यानी कब मिलेगा, 1556 ईस्वी में। कहाँ मिलेगा, मजनू खां की सहायता से अकबर में दिल्ली से मुलाकात करेगा। देखिए दोस्तों बड़ा चालाक आदमी था। कहते हैं कि 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में ये क्या करेगा, नारनौल का सूबेदार है। नारनौल वर्तमान में कहा दोस्तों, हरियाणा है। 4 लिख देता हूं मैं। नारनौल के सूबेदार कौन है, मजनू खां।
जिसको हम वर्तमान का क्या कह सकते हैं, अनिल कपूर, मजनू भाई, उदय भाई और मजनू भाई। तो देखिए 1556 में नारनौल के सूबेदार मजनू खां यानी, तो देखिए मजनू खां की सहायता से कहते हैं कि एक बार कोई मजनू खां इधर राजस्थान के आमेर की तरफ आया था अभियान करने के लिए, और कहते हैं कि नारनौल का सूबेदार था और इसकी एक बार मदद कर दी थी किसने, भारमल ने। जब भारमल ने मदद की तो भारमल ने मदद की तो थोड़ी बहुत इनके बीच में रिश्ते हो गए, कि व्यवहार हो गया, क्या प्रेम मित्र जैसा हो गया होगा। और इसने एक बार मजनू खां को कहा यार कि एक बार मुझे अकबर से तो मिलवा दे यार, इतनी तो मेरे ऊपर मेहरबानी की, मिलाएंगे यार जब वक्त आएगा तब मिला देंगे। तो कहते हैं कि मजनू खां की सहायता से मजनू खां की सहायता से भारमल दिल्ली में अकबर से मुलाकात की। मजनू खां की सहायता से दिल्ली में किससे मुलाकात की इसने, भारमल से मुलाकात की। कहा कि दोस्तों दिल्ली में। तो देखिए दोस्तों कहते हैं कि जब मजनू खां से कहा कि मजनू खां से कहा मिलाएंगे, वक्त आने दे, और वक्त आया, मिलाया। और कैसे मिला, कहते हैं कि दो पागल हाथी लड़ रहे थे और लड़ रहे थे, पूरी सेना इधर उधर भाग रहे थे, लोग इन हाथियों को कंट्रोल कैसे करें। कहते हैं उस समय यानी भारमल ने ये उन पागल हाथियों के बीच में दौड़ रहा था, उनको नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा था। ये सारा नजारा कौन देख रहा था, किले के ऊपर बैठा हुआ देख रहा था, कौन, अकबर। और अकबर ने कहा कि हु इज दिस, ये कौन है, ये कौन है जो पागल हाथियों के बीच में इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो मजनू खां ने कहा कि जहां पना ये आमेर का शासक है, भारमल। अच्छा, बस इतनी सी बात हुई थी। अकबर ने इस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब अकबर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मुलाकात कह सकते हैं कि कैसी थी, औपचारिक मुलाकात थी। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे। कुछ समय बाद 20 जनवरी 1562, ध्यान रखना दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों। 20 जनवरी 1562 को चगताई खां की सहायता से 20 जनवरी 1562 को चगताई खां की सहायता से सांगानेर में अकबर से मुलाकात की। देखिए दोस्तों कहते हैं कि 20 जनवरी 1562 को चगताई खां की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों, चगताई खां की सहायता से सांगानेर में किससे मुलाकात की, अकबर से मुलाकात की। और देखिए दोस्तों कैसे मुलाकात हुई, कहते हैं कि अकबर जब आगरा से अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आ रहे थे, और वो जियारत करता था, कहते हैं कि प्रथम मुगल बादशाह सबसे अधिक ख्वाजा
सबसे अधिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने वाला कौन? मुगल बादशाह अकबर। कितनी बार की दोस्तों इसने? 14 बार। ध्यान रखना दोस्तों। तो कहते हैं कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने के लिए मुगल बादशाह अकबर जब पैदल आ रहे थे तो सांगानेर होकर से गुजर रहे थे, तो कहते हैं कि भारमल बार बार कहता था कि यार मेरी मुगल बादशाह अकबर से कोई मुलाकात करवाओ। तो चकता है खां की सहायता से यानी सांगानेर में कौन मिला अकबर से? मिलने वाला कौन था? भारमल। और भारमल ने मिला और कहते हैं कि उसको अभिवादन किया, नमस्ते नमस्कार किया, अभिवादन किया, कहा कि जहां पना हमें भी आप सेवा का मौका दे, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। कहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत मत्था टेकने के लिए जा रहा हूँ, सजदा करने के लिए जा रहा हूँ, वक्त मिला तो आते वक्त आपको ये मौका देंगे। और कहते हैं ये मुलाकात काफी सुखद रही, ये औपचारिक रही, ये मुलाकात काफी अच्छी रही, क्योंकि आमेर सांगानेर आमेर के शासक यानी भारमल के अंडर में आता तो उन्होंने व्यवस्था की थी, तो थोड़ा ये मुलाकात काफी अच्छी रही। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके बाद यानी इस मुलाकात का ये परिणाम होता है कि जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करके वापस लौट रहे होंगे तो कहते हैं कि 6 फरवरी 1562 को सांबर में यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा कौन? बिहारीमल, भारमल, और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करेगा। तो देखिए दोस्तों, छह फरवरी 1562 ईस्वी को 6 फरवरी 1562 ईस्वी को यानी मुगल बादशाह 6 फरवरी 1562 को भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई, कई बुक्स में हरका आता, भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई, कई बुक्स में दोस्तों इसका नाम हरकाबाई भी आता है। हरकाबाई का विवाह कहाँ होगा दोस्तों? सांबर में। मुलाकात कहाँ हुई दोस्तों? ध्यान रखना, सांगानेर में। और विवाह कहाँ होगा दोस्तों? सांबर में। और विवाह देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, हरकाबाई वेट्स, हरकाबाई वेट्स किसके साथ होगा? अकबर का पुत्र होगा जिसका नाम होगा सलीम। इनका विवाह होगा, हरकाबाई वेट्स सलीम विवाह होगा। और कहते हैं इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होगा, तो इसे कहेंगे हम, यानी विवाह होगा किसका? हरकाबाई का विवाह किसके साथ? सलीम के साथ। और तो देखिए दोस्तों, यानी भारमल अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करेगा? हरकाबाई का विवाह करेगा दोस्तों अकबर के साथ। और आगे की कहानी दोस्तों हम बात करेंगे अगली क्लास में। बने रहें आप स्टडी विथ एम के चैनल के साथ। मैं खान सर आपका तहे दिल से
आपका इस्तकबाल करता हूँ स्टडी विद एम के चैनल पर, और अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रहे। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।